नमस्कार। मैं रोशन हूँ और मेरे साथ हैं पर्यावरणविद और हिमालय बचाने के लिए और खासकर जब टिहरी डैम बना था तब से लेकर आप तक अपने जो हिमालय को और उत्तराखंड को बचाने का बीड़ा उठाया है। और साथ साथ आप राजनीति भी करते हैं, आप एमएलए भी हैं और उत्तराखंड आंदोलन में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे हमारे साथ हैं किशोर उपाध्याय जी। किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी रोशन जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। पर मैं आपको उत्तराखंड आंदोलन में तो आप और हरजीत जी और विशेषकर हर्ष जी और आपका तो आपने तो बहुत सी चीजों को यहाँ तक कि अपना करियर को भी दांव पर लगा करके उस समय इसलिए नहीं कि अलग राज्य जब आपसे चर्चा भी होती थी, उत्तराखंड इसलिए अलग राज्य बनना चाहिए कि जिससे दिल्ली के लोग सुरक्षित रह सके। और आपने उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई पत्रकार के रूप में भी और एक सक्रिय उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के रूप में भी। और मुझे आपको देख करके बड़ी खुशी होती है जब आप नए नए अभिनव प्रयोग करते हैं, विशेषकर पत्रकारिता के क्षेत्र में। और आपकी जो संवेदनशीलता है हिमालय के प्रति, पर्यावरण के प्रति, उसको मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। तो चूंकि आज का हमारा विषय भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, धराली से जुड़ा हुआ है और धराली तो आपके क्षेत्र से बिल्कुल लगा हुआ है। और चूंकि मैं जो भटवाड़ी है मैं वहाँ रहा हूँ, एक रात मैंने वहाँ बिताई भी है, वहाँ जो फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस था। और हर्सिल की तरफ भी मैं गया हूँ। तो मैंने उस समय भी देखा था जिसमें कंस्ट्रक्शन वहाँ बहुत ज्यादा चल रहा था, तो मुझे चिंता होती थी कि ये इस तरह से जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है और नदी बिल्कुल आपके गांव से बह रही है, कभी भी नदी अपना अपना रास्ता बदल सकती है। और जो क्लाउड बस्ट हुआ वो तो एक नेचुरल घटना है, आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा है कि बादल फटा और नुकसान हुआ। लेकिन बादल फटने की घटनाएं अक्सर हमने देखा है कि वो जंगलों की तरफ होती थी या नदियों में दूर दराज होती थी, गाँवों में नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब हमने देखा कि आबादी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज की समस्याएं हो रही हैं, तो इस तरह की घटनाएं शहरों में ज्यादा होने लगी, गाँव में ज्यादा होने लगी, गाँव के बीच। तो सबसे पहले तो आपसे मैं यही पूछूंगा कि धराले की घटना को आप कैसे मानते हैं। मैंने उस पर टिप्पणी भी की थी जब धराली की बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। और एक बार तो बिल्कुल जहाँ माँ चंद्रबंदी का मंदिर है, जी। जो देवप्रयाग और टिहरी के बीच में है, जी। सिद्धपीठ माना जाता है, उसके बगल में ही इस तरह से एक घटना हो गई थी। लेकिन माँ भगवती की कृपा रही कि वो गांव की तरफ नहीं आया और बगल से जो है वो बादल फट के निकल गया। हम्म। लेकिन धराली की जो घटना है, मैं जो लगभग 87-88 से और 92-93 में तो जब मैं कांग्रेस में था, तो पहली बार मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में आया था। तो तिरुपति अधिवेशन में मैं दो प्रस्ताव लाया था। जी। एक प्रस्ताव था कि हिमालय को बचाने के लिए हमको कुछ करना चाहिए, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित है। और दूसरा, गंगा को बचाने के लिए। उसके बाद मैं पूरा प्लानिंग कमीशन लाया यहाँ, उत्तरकाशी भी और टिहरी भी। उसमें लगभग 20 केंद्र सरकार के सचिव थे। साथ में उस समय डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन, जी। प्रणब मुखर्जी जी, वो भी आए थे। और जी। मैंने ये कहा था कि आज भी सबसे बड़ा जो दुख का विषय है रोशन जी, वो ये है जी। कि आपके पास, हमारे पास, पता नहीं विदेश में है कि नहीं, क्योंकि मुझे उसका इतना ज्यादा। नेपाल में जरूर गया जो या भूटान गया था मैं। जी। भूटान ने तो अपने को काफी संयत किया है। लेकिन हमारे पास मिडिल हिमालय के डेवलपमेंट की, मेरे ख्याल से पाकिस्तान से लेकर के, चीन से लेकर के और म्यांमार तक कोई जो है, कोई हमारे पास मॉड्यूल नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। मैंने तब ये कहा था, उस समय प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग हो गया और उसकी रिपोर्ट कहीं पड़ी होगी। उसमें मैं था, एक श्री BN नवलावाला साहब जो बाद में सचिव भी बने वाटर रिसोर्स के और UPSC के चेयरमैन बने। और AR कोहली साहब थे जो मिजोरम के गवर्नर रहे, और मिजो अकॉर्ड में उनकी बड़ी भारी भूमिका रही है। तो हम तीनों ने ये कहा था कि भाई एक जो है हम एक मॉड्यूल बनाएं, और टिहरी और उत्तरकाशी
उसका जो है वो हम प्रारूप तय करें और उसको फिर पूरे मिडिल हिमालय में उसको विस्तारित करें। हमारे पास कोई मॉड्यूल ही नहीं है कि पर्वतीय क्षेत्र का, मध्य हिमालयी क्षेत्र का विकास कैसे होना चाहिए। तब तक उत्तराखंड आंदोलन शुरू हो गया तो हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। जी। लेकिन 2009-10 में फिर एक बार मैंने कोशिश की थी, कुंदलाल बाबूना जी के साथ हम श्रीनगर से लेकर के, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक गए। और उसमें हमने यही बात कही कि क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसमें गवर्नमेंट थी, जिसमें विधानसभाएं थी, जिसमें जो आपके एनजीओ हैं, सिविल सोसाइटी है, उन सब से बातचीत की थी। और एक प्रारूप भी जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को दिया था, नरसिम्हा राव जी को, मनमोहन सिंह जी को। सॉरी, मनमोहन सिंह जी उसमें शायद ज्यादा रुचि नहीं ले पाए। और जब आपके पास कोई मॉड्यूल ही नहीं है तो उस पर जो है हम कुछ क्या बातचीत करें। जैसे दराली वाली घटना हुई है, वो मुख्यतः जो मैं तब से कह रहा हूँ, हिमालय बचाओ गंगा बचाओ, कई कार्यक्रम कुछ दिल्ली में भी किए हैं, लेकिन रुचि लेते नहीं है। ये मुख्यतः जो है वहां पर जो एक ग्लेशियल जो एक बॉडी थी, जी। जो मुझे लगता है कि उसके टूटने से, हम्म। और उसके बाद बारिश हो रही थी, तो ये एक पूरा का पूरा एक सैलाब जो है। और क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया कभी, जो वहां पर दुग्ध गंगा है, उसने अपना जो, जिससे से खीर गंगा जिसको हम कहते हैं, जी। उसने अपना जो है वो सारा का सारा जो ऊपर से जितना सारा आया था मलबा जो भी था। टूटने से, हाँ, मलबा जो था उसका, हमने क्योंकि जब धराली बस रहा था हमने ध्यान नहीं दिया। और वहाँ हम मकान, वहाँ हम जो है होटल और कई तरह की चीजें बनाते रहे। और वो आई और उसने अपना पुराना रास्ता जो है वो तय कर लिया। बिल्कुल। आज धराली में जो कुछ हुआ बहुत दुखद है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके जितने भी नदी के, नदियों के किनारे, हम्म। अब चाहे आप सिंधु से लेकर के, हम्म। यमुना से लेकर के, और मुख्यतः गंगा से लेकर के और ब्रह्मपुत्र तक, जितने भी इस तरह की जगह हैं वो आज खतरे में हैं। हाँ बिल्कुल। आपका जो है वो अलकनंदा पे आप चले जाइए तो श्रीनगर पिछली बार डूबते डूबते बचा था। हाँ। अब सौभाग्य दुर्भाग्यवश जो है पुराना टेरी से नई टेरी में शिफ्ट हो गया है। हाँ, नहीं तो तो टेढ़ी जितने मेढ़ी भी होता होता। हम्म। इस तरह के जितने भी शहर हैं वो भविष्य में खतरे की जद में हैं। बिल्कुल। और दूसरा कारण क्या है कि जो तापमान बढ़ रहा है, हम्म। वो घर में होता है ना। जब हम आजकल, जब रोपाई तो अब हो गई है, उसके बाद बारिश होती थी, हम्म। तो वो जो हम दीवार, जो भीड़ी जिसको बोलते हैं, वो भगा जाती थी। हाँ। तो वो जो है गर्मी की वजह से जगह जगह जो है पहाड़ों में उस तरह से की स्थिति पैदा होने से वो टूट रहे हैं जगह जगह। हम्म। और मुझे लगता है कि अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, ये मैन मेड त्रासदी है। बिल्कुल। तो उसको मेरे ख्याल से भविष्य की जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए बड़ा भारी खतरा हम लोग पैदा कर रहे हैं, अगर हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट इसलिए ने, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था और मुझे याद है उसमें जयराम रमेश पर्यावरण मंत्री थे। और उन्होंने भी फिर एक जो है नोटिफिकेशन निकाला था कि उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री, यमुनोत्री और हमारा जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये जो पूरा इलाका है, तो वो उत्तरकाशी से शुरू हो जाता है। इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था कि इस एरिया में कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। केवल स्थानीय लोग जो अपने घर, उनकी जरूरत है, अपने घर, अपनी जरूरत के हिसाब से घर बना सकते हैं। और सड़कें भी बनेंगी तो वो मेजर वो नहीं होगा, उसमें मेजर कटान नहीं होगा, या उसमें जो ग्रेनाइट से हम चट्टानों को तोड़ते हैं वो नहीं होगा, क्योंकि वो इको सेंसिटिव है। हमारा हिमालय बहुत नया है, सबसे यंग है। तो ये हिमालय ये शिथिल हो जाता है, जैसे बारिश होती है तो गिरता है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी धरा हुआ रह गया। वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन था वो धरा रह गया। फिर हमने चार धाम मार्ग की कल्पना की, और उस कल्पना के हिसाब से हमने कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बना दी हैं। और इतनी चौड़ी सड़कें बनाने के बाद भी जो लोगों का ट्रैफिक है, आने जाना है, वो ट्रैफिक जाम में कमी नहीं हो रही है। तो आप कितना भी चौड़ा बनाइए, पहाड़ों को खोद के आपने चौड़ी चौड़ी सड़कें तो बना दी, लेकिन उसका हर्ष आज हम देख रहे हैं। आज चमोली की 40 सड़कें ऐसी हैं जो रुकी हुई हैं, यानी जो टूट गई हैं और वो ट्रैफिक जाम पर। ऐसी पिथौरागढ़ की तरफ जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, वो जगह जगह रुकी हुई है। हमारे आप कोटद्वार से लहसुन चले जाएं तो बीच बीच में जो पहाड़ ऊपर से गिरते हैं, वो बीच बीच में रुकते रहते हैं। ऐसे ही पूरे उत्तराखंड में यही स्थिति है।
जैसे बारिश खत्म होती है और फिर रूटीन लाइफ शुरू हो जाती है। तो सवाल ये है कि जो इको सेंसिटिव जोन है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेश हैं, हम उनको क्यों नहीं मान रहे? आपने बहुत ही अच्छी बात कही रोशन जी। देखिए, मुझे ये लगता है कि हम हिमालय को संभवतः समझते नहीं है। अच्छा, अधिकतर जो नीति निर्धारक जो लोग हैं, उन्होंने हिमालय में अपना जीवन तो बिताया नहीं है। अब आप इको सेंसिटिव जोन की बात कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि हिमालय से, गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सिंधु से, हम लोग इन नदियों को पैदा करने वाले क्षेत्र हैं, लेकिन उसका कोई लाभ हमको नहीं हो रहा है ना। तो आप इको सेंसिटिव जोन बनाइए, किसके लिए आप बना रहे हैं? हम्म। आप सारी चीजों पर तो है वो रोक लगा दीजिए, आप सड़क मत बनाइए, लेकिन उसके एवज में आपको वहाँ के जो निवासी हैं उनको कुछ तो देना पड़ेगा। हाँ, तो उसी का खाली जो सवाल मैं, है। हाँ उसका सवाल मैं आपसे ये पूछने वाला था कि इस बात को लेके एक बड़ी बहस चली है ना, आपने भी उस बहस की शुरुआत की थी कि उत्तराखंड के लोगों को एक रॉयल्टी मिलनी चाहिए। आप हिंदुस्तान को बचा रहे हैं, हिंदुस्तान को आप ऑक्सीजन दे रहे हैं, हिंदुस्तान को आप पानी दे रहे हैं, तो आपको रॉयल्टी मिलनी चाहिए ताकि आप कंस्ट्रक्शन ना करें वहां, आप वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ना बनाएं, तो बदले में आपको रॉयल्टी मिले। वो मामला भी टाई टाई फीस है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। मुझे याद है उसमें नौ प्रभात पर्यावरण मंत्री थे उत्तराखंड के, उन्होंने ये बात दिल्ली में कही थी जब पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई थी, तो उन्होंने ये इशू बहुत मजबूती से उठाया था। नहीं, अभी दो चीजें जो मैं बहुत आभार हम सुप्रीम कोर्ट का भी, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसने दो चीजें की। एक तो उन्होंने ये किया कि जिससे आने वाली पीढ़ियां जिंदा रह सके, उनको ऑक्सीजन मिल सके, पानी मिल सके, अन्न मिल सके। हमारा फोकस क्या है कि रोशन जी, जो मुख्य जीवित रहने के लिए, जीवित प्राणी के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए, फिर पानी चाहिए, फिर उसके बाद अन्न चाहिए। हमारा इन तीनों पर कोई फोकस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई 6 सदस्यों की, और वो पब्लिक डोमेन में भी होगी मेरे विचार से। और उसमें उनको ये कहा गया कि आप ये जो है आकलन करिए कि एक वृक्ष जो है, एक पेड़ जो है, वो हमको कितना फायदा देता है। तो उसमें उस समय शायद 74,000 और कुछ और जो है 74,500 या 75,000 के आसपास ये आकलन आया कि एक वृक्ष जो है प्रतिवर्ष हमको इतना फायदा देता है। और मैंने तब हमारे मेरे छोटे भाई हरक सिंह जी जो है फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, मैंने उनको लिखा भी कि भाई कम से कम, आज भी शायद हमारे पास आंकड़ा है कि नहीं है कि उत्तराखंड का जो 72% है वो जंगल है, जी। और उसमें कितने वृक्ष हैं और हम कितना योगदान दे रहे हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी, आपने देखा होगा कि हिमाचल के बारे में उन्होंने कहा है कि हिमाचल बह जाएगा जो स्थितियां पैदा हो रही हैं। तो हम्म। हिमाचल कौन सा जो है, वो देहरादून से लगा हुआ हिमाचल है, उधर कश्मीर से लगा हुआ हिमाचल है। तो हाँ। जम्मू कश्मीर कैसे बच जाएगा, या उत्तराखंड कैसे बच जाएगा, या जो और हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो कैसे बच जाएंगे? हमने आपने एक हमारे बहुत पुराने 80 81 से दोस्त भी रहे हैं। आपने जयराम रमेश जी का नाम लिया, लेकिन मुझे बड़ा कष्ट हुआ। वो बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। मैं और सुंदरलाल बहुगुणा जी जब पूरा डेलीगेशन लेकर के, जब वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे, तो उनके पास गए इस विषय में, उन्होंने भी कोई इस पर कोई ज्यादा रुचि नहीं ली। मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल जो क्लास है वो तत्काल किस तरह का लाभ और फायदा हो सकता है उस पर ध्यान देती है। और हमने तब भी कहा था, जब प्रणब मुखर्जी जी को हम लोगों ने कहा था कि एक मध्य हिमालय के विकास के लिए सतत समावेशी विकास की नीति बननी चाहिए। और अभी यहाँ पर जो पंचायतों के चुनाव हुए हैं, मैंने एक अवधारणा दी थी। जो चुनाव लड़ रहे थे उनसे निवेदन किया था कि आप अपने मतदाता के पास दो चीजें लेकर के जाइए। एक तो ये है कि हम शराब का इसमें जो है प्रयोग नहीं करेंगे। आज शराब ने जो है उत्तराखंड को तो बर्बाद कर ही दिया है। और बिल्कुल। अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश में जब तक शराब समाप्त नहीं होती है तब तक देश का भला नहीं हो सकता है। मैंने उनका एक स्टेटमेंट अभी देखा था। हाँ। दूसरा, मैंने ये कहा था कि जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, मैं खाली भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, हम्म। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जैसे अभी जो है वो भूटान के बारे में एक बात जो
कार्बन न्यूट्रलिटी की आई है, और एक वो एक सब पूरा अंतर्राष्ट्रीय उस पर फैल गया। हम्म। अभी भी उन्होंने नई एक बात की है कि ऐसा नहीं है कि आप मध्य हिमालय क्षेत्र में अच्छे काम नहीं कर सकते हैं। हम्म। उनकी नदियों में अगर आप बरसात में देखेंगे तो लगभग बराबर का औसत रहता है। हम्म। हमारे यहाँ बरसात में पता चला कि अगर 1 और 17 का उसमें अंतर रहता है। और हम्म। अभी उन्होंने नई वो की है कि वो किसी तरह के फर्टिलाइजर वगैरह का प्रयोग जो है वो उसमें नहीं करेंगे, अपनी खेती में योग नई अवधारणा उन्होंने शुरू की है। तो जो दूसरी बात है कि जो कार्बन क्रेडिट है, हाँ। जो मैंने कहा था कि मैंने कहा भाई आप लोगों को कहिए, और मैं इस प्रयोग को करूंगा यहाँ उत्तराखंड में। हम्म। अभी जब ग्राम सभाएं गठित होंगी तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारी ग्राम सभाओं ने बड़े बड़े जंगल यहाँ विकसित किए हैं, जिसमें बांज है जो कि पानी को रोक कर रखता है, जमीन को रोक करके रखता है। हमारा बुरांस है जो हमारे पारंपरिक वृक्ष हैं। तो हम प्रत्येक गांव में कोशिश करेंगे कि हम जो है कार्बन क्रेडिट जो इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग होती है, और मेरे ख्याल से अमेरिका जो आज वो ट्रेड वेड की बात कर रहा है, जो माननीय ट्रम्प साहब, हम्म। उसका जवाब जो है वो कार्बन क्रेडिट के उससे दे सकते हैं, उसको जहां तक मेरा मानना है, जो भी जंगलों पर आधारित जो क्षेत्र हैं। हम्म। तो हमको इसको हिमालय के लिए पूरे उसमें जितने भी हिमालयी देश हैं, हमको एक सतत समावेशी समग्र विकास की नीति तो बनानी पड़ेगी, जिससे कि भविष्य में एक तो जो खतरे हैं, ये जो उसकी घाटी में जितने भी शहर बसे हुए हैं, या जो घाटी में नहीं, आप मसूरी चले आई, हम्म। मसूरी में ही इस तरह की स्थिति है। हम्म। अब उस समय अंग्रेजों ने जब ये बसाए थे तो उस समय की अलग स्थिति थी। अब हम उसी को जो है उसी के मार्ग पर चल रहे हैं। तो मुझे तो डर ये है कि कल जैसे टिहरी है, अभी टिहरी में बरसात हुई तो जो है वो बड़े बड़े नाले जो है फूट पड़े, तो हाँ। वो कैसे सुरक्षित रहेंगे। हाँ। उसी तरह से मसूरी है, उसी तरह से शिमला है, उसी तरह से आप कश्मीर चले जाइए, उसी तरह से आप दार्जिलिंग चले जाइए। तो ये सारी की सारी जगह जो है वो खतरे में है, आज नहीं तो कल खतरा आएगा। जैसे जो हमारा गौरा देवी का गांव है, हाँ। वो पिछली बार इसी तरह से हुआ तो गांव ही जो है आज कहीं पता ही नहीं उस गांव का, जब मैं गया था। मैं हम्म। तो उस समय गौरा देवी जी को जो है वो श्रद्धांजलि देने गया था, जी। जब ये कोविड शुरू नहीं हुआ था। तो हम्म। मेरे विचार से आपको हिमालय को नई दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। हमने उस समय ग्रीन बोनस की बात की कि भाई हमको ग्रीन बोनस दिया जाए। बिल्कुल। अब आज भी जो राज्य, मुझे नहीं लगता जिस राज्य के लिए हमने लड़ाई लड़ी है, हम्म। उस समय जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने मुझे डांटा कि भाई हमारा तो ये एजेंडा ही नहीं है पार्टी का, तो मैंने उनको कहा था कि मैं अपने लिए नहीं चाहिए। आज दिल्ली की जो स्थिति है, यमुना की जो स्थिति है, हाँ। हाँ। आप देख ही रहे होंगे क्या हालात हैं। बिल्कुल। और ये अगर टिहरी डैम से आधी दिल्ली को हम पानी न दें तो मुझे लगता है कि आधी दिल्ली प्यासी मर जाएगी। लिमर दे वही मैं तो ये आपका बड़ा बयान, भारी है। हाँ, मैं आपका बयान सुन रहा था कि आपने कहा था कि हम्म, हम उत्तराखंड की लड़ाई अपने ने नहीं लड़ रहे, हम दिल्ली वालों के लिए लड़ रहे हैं कि उत्तराखंड सुरक्षित बिल्कुल। रहेगा तो दिल्ली के लोग सुरक्षित रहेंगे। अगर उत्तराखंड की नदियां सूख गई तो उत्तरा दिल्ली तो सूखेगा ही सूखेगा, उत्तर प्रदेश की 40% आबादी मर जाएगी। नहीं, उसमें रोशन जी क्या है कि जो उत्तराखंड है हम्म। उसमें सब देखिए, ब्रह्मपुत्र का पानी तो हमें उतना मिलता नहीं है, बिल्कुल। और वो ज्यादा करके तो नुकसान ही असम वगैरह में पहुंचाती है। और आज जिस तरह की स्थिति है, मुझे चिंता तो ये हो रही है, बल्कि हम लोगों को जो मध्य हिमालयी जो लोग हैं या इस देश के लोग हैं, हम्म। चीन अगर वहाँ 30,000 मेगावाट का जो है अगर वहाँ बांध बना रहा है, कहीं कोई सुगबुगाहट ही नहीं है। मैंने दिल्ली के कुछ लोगों को कहा था कि मैंने कभी कम से कम जो है हम लोग उसको चाइनीज एम्बेसी को और सरकार को एक ज्ञापन तो दे ही सकते हैं हम्म। कि हिमालय सुरक्षित ही नहीं रहेगा तो उस बांध का करोगे क्या। क्या करो क्या, वो तो तो सबसे बड़ा, उस दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है वो, दुनिया में इतना बड़ा तो बांध मैंने नहीं बनेगा। मैं अब आप थोड़ा सा मैं आंकड़े जो है उनको मैं थोड़ा सा वो निवेदन करना चाहूंगा आपसे जी। कि इस देश के 63% जनसंख्या को जी। उत्तराखंड जल से सेवित करता है। जी। अगर उत्तराखंड का पानी ना हो, जी। जो हमारी जैसे एक सिंधु का जल ग्रहण क्षेत्र है, फिर गंगा का है, फिर ब्रह्मपुत्र का है, तो उससे सबसे अधिक हम्म। अगर देश के लिए काम आता है तो उत्तराखंड का जो गंगा और यमुना का, गंगा का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 63% हाँ। यहाँ की जनसंख्या को सीमित करता है।
और लोग इसको समझ नहीं रहे हैं कि अगर हमने उत्तराखंड और वहाँ के हिमालय को और मध्य हिमालय को सुरक्षित नहीं रखा, तो हम्म। बिना पानी के वो जैसे मछली तड़पती है, हाँ 3 दिन से ज्यादा आप बिना पानी के जो है अपने शरीर को नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल। कोई भी वाइटल ऑर्गन फेल हो जाएगा, मछली की तरह तड़पने लगोगे, सबसे पहले किडनी जाएगी, उस पर कोई फोकस ही नहीं है। ये सबसे बड़ा चिंता का सवाल है हमारे लिए। जी। अच्छा, एक सवाल अब ये भी है कि चूंकि जो क्लाइमेट चेंज की समस्या थी और कई साल से लोग कह रहे थे, और 95 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, उन्होंने कहा था कि भाई आप उसके एग्रीमेंट को मान लो, नहीं तो धरती खत्म हो गई। और हम देख रहे हैं जब विकसित देशों ने नहीं माना, उसके बाद पेरिस समझौता हुआ 2015 में, उसको भी नहीं माना। और अब ये स्टडी आ गई है कि धरती का तापमान करीब करीब 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। और उसके लिए हमारे हिमालय में ही आपकी भी स्टडी है कि हमारे हिमालय के जितने ग्लेशियर हैं वो ऑलमोस्ट पिघल गए हैं या कई किलोमीटर पीछे चले गए। और जो हमारी वाटर, जो हमारे जो हिम क्षेत्र थे, वो पानी में तब्दील हो गए, यानी वहां पानी के जल समूह बन गए वहां, यानी तालाब बन गए, हिमालय के ऊपर जगह जगह तालाब बन गए। तो तालाब कभी भी टूट सकते हैं। और एक तालाब भी टूटा तो उसके आसपास का जो जो उसका एरिया है, जो उसका कैचमेंट एरिया होता है, वो लगता है कि वो गांव, वो शहर और उनसे लगे हुए फिर नीचे यमुना के क्षेत्र या गंगा के क्षेत्र होंगे, वो लोग फिर डूबेंगे। रोशन जी, मैं एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि आप कैलकुलेट कर लीजिए जी। कि जैसे जो आपकी पूर्वी दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली जो है, जी। उसकी आबादी को हम टिहरी बांध से जल दे रहे हैं। जी। अब टिहरी बांध से जल दे रहे हैं तो 165 लीटर जो है, एक उसको यूनिट को, एक आदमी को 165 लीटर सरकार का मानक है। जी। तो मान लीजिए अगर 40 लाख लोगों को भी आप पानी दे रहे हैं टिहरी बांध से, तो 40 लाख को जो है उससे लगा लीजिए 165 लीटर से, और मिनिमम जो है आजकल 20 रुपए की, अब खैर लोग तो बड़े बड़े लोग सुना 5-5 हजार रुपए लीटर का भी पानी पी पानी रहे पीते हैं। हैं। लेकिन अगर उसको मैंने हिसाब लगाया था कि 1 रुपया लीटर भी लगाएं, जी। तो हर रोज हम लगभग 30 करोड़ का पानी खाली दिल्ली को दे रहे हैं। दे रहे हैं। अच्छा, फिर आप हरियाणा लगा, फिर हरियाणा हुआ, फिर फिर आप आपका हरियाणा उत्तर प्रदेश तो लगभग पूरा जो गंगा पर ही निर्भर है पूरा। उत्तर प्रदेश तो नहीं, समझ आप हरियाणा हरियाणा लगाओ, राजस्थान। आप उत्तर उत्तर प्रदेश लगाओ, आप राजस्थान लगाओ, आप बिहार लगाओ, आप पश्चिमी बंगाल लगाओ, तो 63% जो है हाँ। वो हमारे उत्तराखंड के पानी पर वो निर्भर। आधारित है। अभी चिंता का जो बड़ा विषय, मैं नहीं कह रहा हूँ, हम्म। मेरी जो चिंता है वो ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक है, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस ने भी मान लिया कि भाई 2050 में, ये जी। नोट कर लीजिए, जी। 2050 में जी। एक बूंद बर्फ हिमालय पर नहीं होगी। बताइए, 2050 आने वाला है, और इस साल में। एक एक बूंद पानी जो है वो गंगा और उसकी सहायक जितनी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र से लेकर के जी। और सिंधु तक, उसमें एक बूंद पानी नहीं होगा। तो उस समय की कल्पना करिए जी। कि उस समय क्या स्थिति होगी। अब जी। हम तो डुगडुगी बजा रहे हैं तब से कि भाई चेत जाओ चेत जाओ, लोग चेतने के लिए तैयार ही नहीं है, दिल्ली वाले नहीं है चेतने के लिए तैयार। दिल्ली में अभी हमने गंगा दशहरे पर प्रोग्राम किया था, जी। उसमें भी लोगों ने कोई ज्यादा रुचि नहीं ली। मुझे लगता है कि हम उस गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। और हमको हमको सबसे पहले, जैसे मैंने नरसिम्हा राव जी को कहा था, जी। कि मैंने कहा जब आप दिल्ली आए थे तो यमुना यमुना का क्या स्वरूप था, हम्म। और जब ये 94 की बात है, मैंने कहा आज का आप यमुना का स्वरूप देख लीजिए। जी। तो हम तो इसलिए चाहते हैं कि भाई यमुना सुरक्षित रहे तो दिल्ली की जो सरकारें हैं वो सुरक्षित रहें। बिल्कुल। तो मेरे विचार से हमको दोबारा उसी एजेंडे पर जो है आना पड़ेगा, और बिल्कुल। इसमें दलगत भावनाओं से ऊपर उठना ऊपर पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसमें और जितनी, जी। मैं जी, किशोर जी, मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल आपने भी उठाया है और मैं इसको हर मंच से उठाता हूँ, कि अगर उत्तराखंड को, जैसे हमारा चक्राता है, जौनसार बावर है, उसको ट्राइबल एरिया घोषित किया गया है, वो शेड्यूल्ड एरिया है। अगर पूरे उत्तराखंड को फॉरेस्ट एरिया या ट्राइबल एरिया घोषित कर दिया जाए, तो जो वहाँ अनप्लान्ड जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो अननेसेसरी दिल्ली के लोग मजे के लिए, तफरीह के लिए वहां जाके एक घर बना रहे हैं, और वहाँ
इधर उधर पैसा देके बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां खड़े कर रहे हैं, होटल बना रहे हैं। जो अव्यवस्थित विकास हो रहा है वो रुक जाएगा, जो अव्यवस्थित कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो रुक जाएगा। और वो जरूरी जो जरूरत होगी, जो परमिशन देगी सरकार या जो बोर्ड होगा, वो तमाम मानकों को देखकर, तो कम से कम इस तरह की घटनाएं नहीं घटेगी जो हमने 2013 में देखा, जब केदारनाथ की आपदा आई थी, 10,000 लोग मर गए थे, कई कई मकान दुकान उड़ गई थी। और धराली में हमने देखा पूरा गांव ही तबाह हो गया। तो क्या हमको इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि आप पूरे उत्तराखंड को आप शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर दीजिए या फॉरेस्ट एरिया घोषित कर दीजिए, ताकि ये जो बाहरी लोग तफरी के लिए वहां जमीन ले रहे हैं वो उसकी खरीद फरोख्त रुक जाए। नहीं, मैंने जो अभी कुछ लोग जो साथियों ने एक इस बार पे बड़ी चर्चा भी की है हम्म। कि यहाँ पर जो है वो जमीनें नहीं बिकनी चाहिए, बाहर के लोगों को जमीनें नहीं देनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप इसके कारण बताइए क्यों नहीं। हम्म। लेकिन हम एक भावनाओं में कह देते हैं, उसके पीछे के तर्क हम जो है वो देते नहीं है। हम्म। ये सबसे बड़ी गलती तो 1952 में जब संविधान लागू हुआ। हम्म। आप अगर जो संविधान सभा है, और मैं खैर मुझे पृष्ठ इस समय याद नहीं है, जी। अगर संविधान सभा की जो डेलिब्रेशंस हैं, हम्म। जो उसमें विचार विमर्श हुआ, उसको अगर आप देखेंगे जी। तो उस समय जो हमारा दलित वर्ग है जी। उसके लिए एक अलग शब्द जो है वो उसमें था, कॉन्स्टिट्यूशन में भी था और परिचालन में भी था। बाद में उसको संवैधानिक कह करके हटा दिया गया। जी। तो जी। उस समय उसके साथ साथ में ये भी कहा था कि उसी तरह से गिरिजन भी बहुत जो है वो कमजोर हैं। हाँ। दोनों की स्थिति एक जैसी है। हाँ। तो जहां जहां के समझदार जनप्रतिनिधि थे, हम्म। उन्होंने पूरे देश में अपने जो वहां के लोग थे उनको सुरक्षित रखने का काम किया, उनके जो अधिकार थे। जी। जैसे आप लक्षद्वीप चले जाइए, जी। आप बगल में एक और लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ 25,000 पे जो है लोकसभा है। हम्म। अब हमारे यहाँ के लोगों ने उस समय ध्यान नहीं दिया और 1952 में ही यहाँ के लोगों को आरक्षण की परिधि में आ जाना चाहिए था, सब लोगों को। बिल्कुल, हाँ, पहले दिन सबसे था। कमजोर लोग तो सबसे कमजोर लोग तो यहीं के थे। तो बिल्कुल। हम लोगों ने वो अवसर खो दिया। हम्म। फिर हमने जब ये मंडल कमीशन आया, हम्म। और मंडल कमीशन अगर थोड़ा सा हरिद्वार से ऊपर चला जाता तो हम्म। मेरे विचार से पूरे जो पर्वतीय क्षेत्र है उत्तराखंड का वो आरक्षण की परिधि में होता। जी। वो अवसर भी हमने खो दिया। जी। फिर जब ये उत्तराखंड आंदोलन हुआ, और आपने देखा होगा कि जब मैं 2 बार राजेश पायलट जी से, इंद्रमणि बडोनी जी और उनके साथियों को मिलाया, जी। उसके बाद पौड़ी से आंदोलन शुरू हुआ। तो हाँ। वो जो आंदोलन था वो आरक्षण के विरोध में था। हाँ। लेकिन हम लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन में हमारी पहली मांग ये थी, हम्म। राज्य की मांग बाद में थी, पहली मांग ये थी कि हम लोगों को आरक्षण की परिधि में केंद्र सरकार की सेवाओं में लिया जाए। हम्म। और कहीं न कहीं पर जब 2 अक्टूबर की घटना हुई और उस समय कुछ इस तरह का माहौल भी बन गया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री भी ये चाहते थे कि उत्तराखंड को जो है, हमने भी उनसे बात की थी, कई तर्क रखे थे और उसके लिए वो तैयार थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी के यहाँ बैठक हुई तो हम्म। उसमें कुछ लोगों ने उसका विरोध कर दिया। और विरोध क्या है, हम लोग उस चीज को मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ नहीं पाए, वहां प्रधानमंत्री के मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। हाँ। और उसमें सारा का सारा वो मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक भूल है। जी। नहीं तो उस दिन पूरा उत्तराखंड आरक्षण की परिधि में आ जाता। और आज भी मैंने 2006 में, क्योंकि हमारा जो टिहरी राज्य, टिहरी रियासत का मसला अलग है, जब हम उसमें 1949 में शामिल हुए हम्म। तो हम अपने अधिकारों की रक्षा ही नहीं कर पाए। हम्म। तो जब मैं यहाँ एमएलए बना था तो उस समय मैंने एक बार तो इस्तीफा दे दिया था विधानसभा से। तो तिवारी जी के साथ वार्ता हुई थी, तो मैंने कहा था भाई हमको जो है वो आप आरक्षण की परिधि में लो। उन्होंने आदेश भी किया, कुछ क्षेत्र उसमें शामिल भी हुए। हम्म। और अभी मेरी सबसे पहली मांग ये है कि भाई कम से कम हमारी टिहरी विधानसभा क्षेत्र को, हम्म। पहले तो सभी को, लेकिन उसको तो आरक्षण की परिधि में राज्य में भी और केंद्र में भी शामिल क्या? करना चाहिए। और मैं बिल्कुल जो है इससे सहमत हूँ। हम्म। आप ये देखिए कि हमारी, आप दिल्ली में चले जाइए, हम्म। औरंगजेब रोड पर जो है, हम्म। मेरे ख्याल से 10-5 लाख रुपए से कम प्रति फुट जो है वो जगह नहीं होगी। ना। आप मुंबई में चले जाइए,
हम्म। चौपाटी और जो अच्छी जगह है वहाँ जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, अंबानी साहब रहते हैं, हम्म। वहाँ एक एक फुट मेरे ख्याल से वो 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए में होगी। हम्म। और जो सबसे महंगी जगह होनी चाहिए उत्तराखंड की, हम्म। जिससे आप जिंदा रहते हो, हम्म। आपको ऑक्सीजन मिल रही है, आपको पानी मिल रहा है, आपको अन्न मिल रहा है, हम्म। वहां पता चला कि सबसे महंगी जमीन अगर राजपुर रोड पर भी चले जाओ तो हम्म। मेरे ख्याल ज्यादा 1000 रुपए मीटर होगी, उससे ज्यादा बिल्कुल। महंगी नहीं होगी पहाड़ों में तो यहाँ की जमीन। पहाड़ों में तो लोग एक एक दारू के बोतलों में भी जमीन बिकती एक एक दारू के है। बोतल में। बिल्कुल। तो तो इसका जो किशोर जी हिमालय का मेरा जो, किशोर जी मेरा समय समाप्त हो रहा है। मैं आपसे एक आखिरी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि ये इसका समय का एक वो लिमिटेशन रहती है कि क्या हम इन सब बातों से उबर पाएंगे? आप 50 सेकंड में आपके पास समय है। नहीं नहीं, बिल्कुल उबर पाएंगे। जब हमने ये हिमालय बचाओ वाला शुरू किया था तो उसके बाद लोग इकट्ठे हुए ना, हम 5 सितंबर 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाते हैं। जी। और मैंने आपसे आग्रह किया है कि इस बार 7-8 तारीख को जरा दिल्ली में, जी। तब चाहे सदन में हो तब चाहे प्रेस क्लब में हो, हम लोग एक कार्यक्रम करें। और आज ये दराली ने हमको एक अवसर दिया है। जी। हिमालय यहाँ अगर टूटेगा जी। और गंगा सूखेगी तो सबसे बड़ा असर बड़े लोगों पर पड़ेगा। सिंगापुर डूब जाएगा, मुंबई डूब जाएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सब डूब जाएंगी, शहर डूब जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए हमको नए तरीके से इस एजेंडे पर काम करना चाहिए, जिससे भारत का बिल्कुल, इस पे हम स्वतंत्रता काम आंदोलन जिस तरह जी। से हुआ बिल्कुल। उसी और तरह से। बिल्कुल, और इस पर हम आपसे और भी चर्चा जारी रखेंगे। आज आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद रोशन जी।